So hello everyone, once again welcome you all in Once Smart Classes Jaipur. Myself CMA महेंद्र सैनी और आज हम करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट पेपर नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम दो आप, उसके पास्ट पेपर को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको एक रोड मैप भी मिलता है और कैसे सॉल्व होता है वो पैटर्न भी मिलता है और एक रामबाण भी आपको ये साबित होता है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं CMA इंटरमीडिएट जून 2017 का कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो कि पेपर नंबर 8 है आपका, इसका हम सोल्व करेंगे आज। तो ध्यान रखना, अच्छे से देखना आप इसको पूरा, ठीक है। एलाबोरेट भी करेंगे अपन और इसको सोल्व भी करेंगे। तो देखो, MCQ बेस है। सबसे पहले मैं MCQ वाले उठा रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको 4 ऑप्शन दे रखा हर क्वेश्चन में, इसमें से आपको बेस्ट आंसर आपको चूज करना है, उस पर टिक करना आपको, ठीक है। नंबर 1, इन प्रोसेस कन्वर्जन कॉस्ट मीन्स। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब इन्होंने पूछा है कि कन्वर्जन कॉस्ट, हिंदी में इसको रूपांतरण लागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपांतरण लागत। कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है या फिर किसको आप कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। 4 ऑप्शन दे रखा आपको। ऑप्शन नंबर 1 है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इनको तो हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं इनको? प्राइम कॉस्ट। राइट, पढ़ा अपन ने, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। और ये तो यही गलत हो गया आपका। सेकंड क्या है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो इन्होंने क्या किया, देखो देखना इसमें क्या किया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, क्या इसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं क्या? फिर बोला ऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट रीचिंग द कंज्यूमर लेस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो इन्होंने बोला कि कंज्यूमर के पास पहुंचने तक की कॉस्ट में से अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट माइनस कर दूंगा, क्या उसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं क्या? अब देखना कन्वर्जन कॉस्ट होती क्या है। देखो, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री के खर्चे, बोले तो फैक्ट्री के ओवरहेड में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या? डायरेक्ट मटेरियल। क्या माइनस कर दूं? डायरेक्ट मटेरियल। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। वापस बता रहा हूं, कन्वर्जन कॉस्ट किसको बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, इन दोनों में से अगर मैं माइनस कर दूंगा मटेरियल कॉस्ट। कौन सी मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो ये मेरी क्या आ जाएगी? कन्वर्जन कॉस्ट। इसको मैं क्या बोल दूंगा? कन्वर्जन कॉस्ट। तो क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं क्या? प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हो आप? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल तो आपने माइनस कर दी, हटा दी ना डायरेक्ट मटेरियल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री में कौन कौन से ओवरहेड लग सकते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल लग सकता है, इनडायरेक्ट लेबर लग सकती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज लग सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ इनडायरेक्ट ओवरहेड बोल सकता हूँ। क्लियर है? तो कौन कौन से? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और ओवरहेड्स का टोटल को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। तो इसका आपका बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक बार बताओ आप। बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1 में भाई ए तो होगा नहीं, क्योंकि ए तो प्राइम कॉस्ट आ रही है आपकी, वो प्राइम कॉस्ट आ रही है, लेकिन अपन डायरेक्ट मटेरियल तो लेते ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में क्या आ रहा है आपका? प्राइम कॉस्ट आ रही है, तो प्राइम कॉस्ट पूरी नहीं आती। प्राइम कॉस्ट पूरी नहीं आती, ठीक है। तो ये भी आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सी ऑप्शन में प्राइम कॉस्ट आ रही है और ऑल कॉस्ट यहाँ पे आ गई, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो इसका मतलब कौन सा होगा आपका? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल के अलावा प्राइम कॉस्ट पूरी आ जाएगी और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आपका आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। सेकंड क्या है? एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ का मतलब क्या होता है? कि ऐसी क्वांटिटी जहां पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? मिनिमम आए। क्या है? मिनिमम आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
तो द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट नहीं लिया इसने, केवल ऑर्डर कॉस्ट ही नहीं होता, कैरिंग कॉस्ट भी होती है। कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं लिया। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द कैरिंग कॉस्ट, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, जहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, इक्वल होती है, बोल तो मिनिमम होती है, तो वही क्या हो जाएगा आपका EOQ हो जाएगा। तो बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर आपके या? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 3। When a direct worker is paid on a monthly fixed salary basis, the following is true। क्या बोला कि एक वर्कर है जो कि डायरेक्ट पे करते हैं उसको मंथली बेसिस पे, क्या पे करते हैं, मंथली बेसिस पे करते हैं, तो फॉलोइंग ट्रू, तो नीचे कौन सा ट्रू होगा, देर इज नो आइडल टाइम लॉस्ट, क्या आइडल टाइम लॉस्ट नहीं होगा क्या वहाँ पे, देर इज नो आइडल टाइम कॉस्ट, क्या वहाँ पे आइडल टाइम कॉस्ट नहीं होगा क्या, आइडल टाइम कॉस्ट इज सेपरेटेड एंड ट्रीटेड एज ओवरहेड और द सैलरी इज फुल्ली ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। क्या अब इसमें से जो बेस्ट आंसर आपका होगा वो क्या होगा, देखो इसमें क्या पूछा है कि जो डायरेक्टर वर्कर है उसको हम फिक्स मंथली बेसिस पे सैलरी देते हैं, जो फिक्स मंथली बेसिस पे सैलरी देते हैं तो वहाँ पे आइडल टाइम तो क्रिएट होगा ही नहीं, तो बोलते हो आइडल टाइम की कॉस्ट वहाँ पे क्रिएट होगी नहीं क्योंकि उसको फिक्स मंथली सैलरी देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, देयर इज नो आइडल टाइम कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 10 होता है वो होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस से, किससे रिलेटेड होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो तो वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा 10 किससे रिलेटेड करता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। सिंपल, तो देखो आंसर कैसे ढूंढोगे आप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्पेशल रॉ मटेरियल विच इज सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट, तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग है क्योंकि ये तो मटेरियल आ गया, जबकि CS 10 किससे रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही डिलीट हो गया आपका। ऑप्शन नंबर सी एक बार देखो, ओवर टाइम चार्जेस पेड टू डायरेक्ट वर्कर टू कंप्लीट वर्क बिफोर टाइम, तो ओवर टाइम चार्जेस इसका मतलब ये डायरेक्ट वेजेज हो गया, वेजेज से रिलेटेड हो गया, तब ये भी आंसर सही नहीं है। और लास्ट क्या हो गया, कैटलॉग ऑफ प्राइस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट की प्राइस बोल तो सेल्स प्राइस होगी, तो ये भी आपका आंसर सही नहीं होगा। इसका मतलब CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किससे रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू साइट ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बेस्ट आंसर क्या आपका, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू साइट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज अ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब जो आपको आंसर देना है कि इसमें से पूछा है कि जो बिलो जो दे रखा ऑप्शन उसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कौन नहीं है या फिर क्या नहीं है। लुब्रिकेंट्स ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है क्योंकि लुब्रिकेंट्स फैक्ट्री में यूज होता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स माना जाएगा, तो आंसर ये नहीं होगा। कॉटन वेस्ट ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। अपोर्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये भी आपका क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया। नाइट शिफ्ट अलाउंस पेड टू फैक्ट्री वर्कर ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर, जनरल वर्क प्रेशर, जनरल वर्क प्रेशर की वजह से क्या गया, फैक्ट्री वर्कर को क्या नाइट शिफ्ट अलाउंस दिया, इन्होंने क्या दिया, नाइट शिफ्ट अलाउंस दिया जनरल वर्क प्रेशर के रिगार्डिंग, ना कि फैक्ट्री वर्क के रिगार्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइट शिफ्ट अलाउंस पेड टू अ फैक्ट्री वर्कर्स ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट, when you attempt a reconciliation of profit as per financial accounts and cost accounts the following is done। जब अपन इंटीग्रेटेड या फिर नॉन इंटीग्रेटेड या फिर रिकन्सिलेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को अपन क्या करते हैं, रिकन्साइल करते हैं, राइट। तो उस केस में आपको यहाँ ये क्वेश्चन आया वहाँ से, तो आपको मैच करना है। देखो तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट को पिक करते हैं, क्या पिक करते हैं, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट को हम पिक करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट को अगर हम पिक करते हैं या फिर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट को पिक करते हैं, तो हम कौन से डेटा लेते हैं, ये आपसे यहाँ पूछा था।
तो एड द अंडर अब्जॉर्प्शन ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटेंट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आंसर भी यही होगा। आप अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के ओवरहेड्स में अंडर एब्जॉर्प्शन को ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम? अंडर एब्जॉर्प्शन को ऐड करते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के ओवरहेड्स में अंडर एब्जॉर्प्शन को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए। बेच कॉस्टिंग इज अप्लाइड इफेक्टिवली इन द फॉलोइंग सिचुएशन। दो होती है, एक तो जॉब कॉस्टिंग होती है, बेच कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग तो क्या होती है, जब आपको कोई स्पेशल ऑर्डर मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो, कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हो, दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। बेच कॉस्टिंग क्या होती है, अगर आप ऐसी इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट का निर्माण करती है बैचेज में, किसमें करती है? बैचेज में, कि एक बैच इस प्रोडक्ट का इसका बना दिया, फिर दूसरा बैच दूसरी तरह से बना दिया, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री में कॉस्टिंग यूज होती है दैट इज कॉल्ड बैच कॉस्टिंग। अब बैच कॉस्टिंग का जैसे बेस्ट एग्जांपल देता है फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज होती है, जो दवाइयाँ जो बनती है वो बैचेज में बनती है। कैसे बनती है? बैचेज में बनती है। तो वहाँ पे जो कॉस्टिंग यूज होती है दैट इज कॉल्ड बैच कॉस्टिंग। तो यहीं पे आपसे पूछा है कि बैच कॉस्टिंग इफेक्टिवली कौन सी सिचुएशन में यूज होती है? पेपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। बोलो तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या यूज होती है? आपकी बैच कॉस्टिंग यूज होती है। ठीक है, और एक और अगर एग्जांपल लूँ तो रेडीमेड जो गारमेंट्स होते हैं वहाँ भी बैच कॉस्टिंग यूज होती है, वहाँ भी बैचेज में क्या होती है? प्रोडक्शन होता है उसका। नेक्स्ट, इन द कंटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीटली एंड नॉट येट सर्टिफाइड विल बी शोन। क्या बोला इन्होंने? वर्क कंप्लीट हो गया लेकिन अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क अनसर्टिफाइड। क्या बोलते हैं? वर्क अनसर्टिफाइड। तो इसको एज ए कैसे शो करते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में? इसको हम क्रेडिट में शो करते हैं ना, क्रेडिट साइड में एज ए WIP। याद आ रहा आपको? एज ए WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, हम शो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो यही आपको ऑप्शन में चूज करना था। एट कॉस्ट प्लस 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट अंडर कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क में तो आता ही नहीं है ये। एट कॉस्ट प्लस नोशनल प्रॉफिट लेस रिटेंशन वर्क अंडर कंप्लीट वर्क, ये भी नहीं आता। एट कॉस्ट अंडर कंप्लीटेड वर्क में तो आता ही नहीं है। तो किस में आता है? एट अ कॉस्ट अंडर WIP, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ये क्या आता है? ट्रांसफर होता है। बोले तो उसमें शो होता है वर्क अनसर्टिफाइड वाला केस। ठीक है, नेक्स्ट, अ सर्टेन प्रोसेस नीडेड स्टैंडर्ड लेबर ऑफ 24 स्किल्ड लेबर आवर्स एंड 30 अनस्किल्ड लेबर आवर्स। इस इंडस्ट्री में दो टाइप की वर्क लेबर है, एक तो स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड लेबर 24 घंटे काम कर, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स कितने? 24 आवर्स, और अनस्किल्ड के 30 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स है, और इसकी रेट है 60 और 40 रेस्पेक्टिवली। एक्चुअली 20 एंड 25 लेबर आवर्स वर यूज एंड 50 एंड 50 रेस्पेक्टिवली इसकी रेट है। द लेबर मिक्स वेरिएंस विल बी, आपसे पूछा है लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीपल स्टैंडर्ड रेट। यही होता है ना लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीपल स्टैंडर्ड रेट। अब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालते हैं अपन? टोटल एक्चुअल्स आवर्स अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीपल स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ गैंग ए, या फिर स्किल्ड और अनस्किल्ड वाले की अलग अलग की, राइट। ये आपको स्टैंडर्ड दे रखा है दोनों का, ये आपको एक्चुअल दे रखा है दोनों का। अब आपको निकालना रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स स्किल्स का निकालता हूँ मैं सबसे पहले। टोटल एक्चुअल आवर्स कितना आप गया? 20 और 25 45 हो गया। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कितना? 24 और 30 कितना हो जाएगा आपका? 54 हो गया। मल्टीपल, अगर आप स्टैंडर्ड आवर्स स्किल्ड का लेते हो 24 लेते हो तो ये कितना आएगा? तो अगर मैं इसको करूँगा मल्टीपल करके तो 20 आवर्स आ रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं अनस्किल्ड की लेता हूँ तो अनस्किल्ड के 45 अपॉन 54 मल्टीपल कितना है इसका? 24, हाँ, और इसका 30 है। तो अगर मैं इसको 30 से मल्टीपल करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 25 आवर्स। आपको वैल्यू पुट करनी है। स्किल्ड की ले लेता हूँ सबसे पहले। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स 20 है, एक्चुअल आवर्स इसका 20 है, और स्टैंडर्ड रेट कितनी है इसकी? 60 है, तो 0 आएगा आपका यहाँ पे। और अनस्किल्ड का कितनी है? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स 25 निकाला, और एक्चुअल भी 25 है, और
आपके रेट जो है, रेट कितनी आपकी 30 है, तो ये भी 0 आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका कि लेबर मिक्स वेरिएंस कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर है 0। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if an organization has all the resources it needs of production then principal budget factor is most likely to be, principal budget factor is most likely to be, क्या बोला इन्होंने, if an organization has all the resources, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास सारे रिसोर्सेज है, इट नीड्स फॉर प्रोडक्शन, तो इसको प्रोडक्शन करने की जरूरत है, देन द प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी, तो जो प्रिंसिपल बजट फैक्टर है वो किससे रिलेटेड होगा, किसके समान होगा। तो देखो अगर आपने प्रोडक्शन कर लिया तो वो किससे होगा, सेल्स के डिमांड से रिलेटेड होगा। किससे होगा, सेल्स डिमांड से। तो आंसर ये होगा आपका सेल्स डिमांड। ओके, मैच द फॉलोइंग, अब आपको मैच करना है, राइट ये आपकी क्वेश्चन है और ये आंसर है, इनमें से आपको मैच करना है, जो बेस्ट मैच होगा वही आपका आंसर होगा। पढ़ना इसको अच्छे से। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, यही करते हैं। अब हाई इन्वेंट्री कब होगा, जब आपका रॉ मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होगा, तभी जो हाई इन्वेंट्री रेशियो होगा। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, वर्क ओवरहेड नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, को प्रोडक्ट नहीं है, सेल्स एंड बजट प्रोडक्ट नहीं है, एडमिशन ओवरहेड इससे मतलब नहीं है, P&L बजट इससे मतलब नहीं है, वेजेज स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, इफिशिएंट यूज ऑफ स्टॉक, एफिशिएंट यूज ऑफ स्टॉक, क्या होगा आपका एफिशिएंट यूज ऑफ स्टॉक। इसका मतलब जब हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है तो आपका जो स्टॉक है उसका एफिशिएंट यूज हो रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एच। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो जॉब इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा आपका, रैशनैलिटी इन वेज स्ट्रक्चर। रैशनैलिटी का मतलब अच्छे से यूज हो रहा है आपका वेज स्ट्रक्चर, तो वेजेस से रिलेटेड है। जॉब इवैल्यूएट करते हैं अपन, राइट जॉब को इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, इसका मतलब वेजेज स्ट्रक्चर में इवैल्यूएशन हो रहा है। सैलरी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनर्स, सैलरी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनर, सैलरी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनर जो होता है वो कौन सा एक्सपेंसेज है, प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोडक्ट की जो डिजाइन होती है वो कहाँ पे होती है दोस्तों, फैक्ट्री में होती है। इसका मतलब मैं इसको फैक्ट्री ओवरहेड बोलूँगा, और फैक्ट्री का मतलब वर्क्स ओवरहेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सैलरी ऑफ ए प्रोडक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। बाई प्रोडक्ट वैल्यू, बाई प्रोडक्ट वैल्यू, बाई प्रोडक्ट वैल्यू का मतलब होता है, बाई प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट अपन पढ़ते हैं। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, मेन प्रोडक्ट के प्रोसेस से फर्दर प्रोसेसिंग जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, राइट। तो एक वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या है, वो अपॉर्चुनिटी है, तो उसको हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट वैल्यू को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मास्टर बजट, मास्टर बजट को हम P&L बजट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, P&L बजट। तो मास्टर बजट आपका हो गया P&L बजट, एफ इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब ये ट्रू और फॉल्स आपके, आपको बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, बस आपको दो आंसर, एक आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज ए यूनिक मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू डिटरमाइन कॉस्ट एक्यूरेटली। क्या बोल रहा है ये कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज ए यूनिक मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू डिटरमाइन कॉस्ट एक्यूरेटली। क्या यूनिफॉर्म कॉस्टिंग ही एक मेथड है कॉस्टिंग का जिससे कॉस्टिंग एक्यूरेटली होती है? नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेन होता है उसका। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज नॉट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, when overtime wages are incurred due to general policy of the company arising due to lack of capacity, normal wages are treated as a direct labor cost and the premium on overtime wages is treated as a factory overhead। क्या बोला इन्होंने कि जब ओवरटाइम वेजेस देते हो किसी जनरल पॉलिसी के अकॉर्डिंग कंपनी, ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी, लैक ऑफ कैपेसिटी
उसके रीजन से अगर आप ओवर टाइम वेजेस देते हो तो ये बोल रहा है उसको हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलते हैं, नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। इन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज ए ट्रीटेड एज ए डायरेक्ट कॉस्ट। ये बोल रहा है जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, जो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट होती है, वहाँ पे जो अपन वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड देते हैं उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, इज इट, नहीं। मार्जिनल कॉस्ट किसको बोलते हैं आप, डायरेक्ट वेजेज को, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट वेजेज को और डायरेक्ट एक्सपेंसेज को, इसको हम बोलते हैं। तो डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट, तो फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर नहीं होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता, इसलिए ये भी क्या आपका फॉल्स है। नेक्स्ट, ऑपरेशन कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आर इंटरचेंजेबली यूज फॉर द सेम टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। ये क्या बोल रहा है कि ऑपरेशन कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दोनों सेम है और एक ही इंडस्ट्री के लिए यूज होती है, इज इट राइट, नहीं, ये भी फॉल्स है। मैं बताता हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को हम सर्विस कॉस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विस कॉस्टिंग। और सर्विस कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होती है, सर्विसिंग डिपार्टमेंट में। तो ऐसी इंडस्ट्री जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है, होटल रही, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, राइट, पावर सेक्टर रही, तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग यूज होती है उसको बोलते हो सर्विस कॉस्टिंग, और सर्विस कॉस्टिंग को ही हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। लेकिन ऑपरेशन कॉस्टिंग अलग होती है। ऑपरेशन कॉस्टिंग यूज होती है आपके प्रोसेस या फिर जॉब में। बोले तो प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में जो कॉस्टिंग यूज होती है उसको हम ऑपरेशन कॉस्टिंग बोलते हैं। बोले तो हर प्रोसेस की हर स्टेज पे अगर हम कॉस्ट निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन कॉस्ट, राइट। लेकिन अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर एस्टिमेटेड कॉस्ट दैट आर लाइकली इन द फ्यूचर प्रोडक्शन पीरियड। ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो एस्टिमेटेड की जाती है, जो कि फ्यूचर में लगेगी। क्या सही है क्या ये भी क्या रॉन्ग है। अपन ऐसे नहीं कि ये कॉस्ट फ्यूचर में लगेगी, ये पहले ही एस्टिमेटेड कर लेते हैं हम, तो जो एक्चुअल में जो कॉस्ट लगेगी फिर उसमें हम वेरिएंस निकालते हैं। अगर एडवर्स आता तो उसमें हम थिंक करते हैं, सोचते हैं कि इसको प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना या नहीं करना। अगर फेवरेबल है तो अच्छी है और हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर वाली कॉस्ट नहीं है कि फ्यूचर में ये कॉस्ट लगेगी, ये तो केवल एस्टिमेटेड है, राइट, जिसको हम साइंटिफिक तरीके से एस्टिमेटेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, कि ये फ्यूचर में कॉस्ट यूज नहीं होती। ठीक है। और लास्ट है अपना फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको बेस्ट ऑप्शन इसमें चूज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट वाला, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट इंडिकेट द नेचर चेंज, नेचर ऑफ चेंज, नेचर ऑफ चेंज, नेचर ऑफ चेंज से इंडिकेट करना है। नेचर ऑफ चेंज का मतलब ये फिक्स रहेगा या फिर वेरिएबल रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कुछ आपको आंसर देना होता है, क्योंकि हिंट दे दिया आपको, इंडिकेट द नेचर ऑफ चेंज। तो क्या बोला, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विथ इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है तो पीवी रेशियो में कुछ चेंजेस आएंगे या फिर कांस्टेंट रहेंगे। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C अपॉन S मल्टीपल 100, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीपल 100। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीपल 100। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं पे फिक्स कॉस्ट आ रही है क्या इस फॉर्मूले में, कहीं भी नहीं आ रही ना, इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं इसको लिख दूंगा कंस्टेंट, ये कंस्टेंट रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। In the graph showing the angle of incidence when the quantity is zero, the total cost lines cut the cost axis y axis at a indicate the value। आपको वैल्यू इंडिकेट करना है, वैल्यू इंडिकेट करना है। इन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस का ये केस दिया, अगर आपने ये देखा हो अच्छे से, बता दूं मैं, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनाते हैं, ये ओ एक्सिस है, ये ओ वाई है, यहाँ पे यूनिट्स ले लेते हैं, यहाँ पे कॉस्ट और रेवेन्यू ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिक्स कॉस्ट ले रहता हूँ, फिक्स तो फिक्स रहती है आपकी, मैं सेल्स ले लेता हूँ, सेल्स
और मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट ले लेता हूँ, ये मेरी टोटल कॉस्ट। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो किसको बोलते हैं, जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स आपकी क्या रहती है, इक्वल रहती है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स आपकी क्या रहती है, बराबर आती है, बोले तो इंटरचेंजेबल पॉइंट ऑफ टोटल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करूँ तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, राइट, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, क्योंकि मेरी टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स वाली लाइन है, ये इंटरचेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, एक बार देख लेते इधर। क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने, देखो, इन द ग्राफ शोइंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द क्वांटिटी इज जीरो, बोले तो यूनिट्स जीरो है, द टोटल कॉस्ट लाइन कट्स द कॉस्ट एक्सिस वाई एट। तो टोटल कॉस्ट जो वाली लाइन है वो कहाँ पे काटती है, तो देखो इन्होंने बोला कि अगर क्वांटिटी इज जीरो, यहाँ पे जीरो है, तो जो टोटल कॉस्ट वाली जो लाइन है वो कहाँ पे कट करती है, फिक्स कॉस्ट पे कट करती है, कहाँ पे, फिक्स कॉस्ट पे। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम। इसका आंसर क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम, फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट, अ प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द वैल्यू फॉर, प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द वैल्यू फॉर, with the value for loss when scrap value is zero, indicate the type of losses। हिंट दिया, बहुत अच्छा हिंट दिया आपको। अब आपको लॉसेस के टाइप के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना है आपको। तो लॉसेस के टाइप दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। तो आपको यहाँ पे फिल करना है कि नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है। तो ये क्या बोल रहा है, प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द वैल्यू फॉर लॉस व्हेन स्क्रैप वैल्यू इज जीरो। अपन ने प्रोसेस अकाउंट भी पढ़ा है, वहाँ पे अपन क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे, बाय एबनॉर्मल लॉस, राइट, बाय एबनॉर्मल लॉस से अपन इसको क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। व्हेन स्पेशल मटेरियल इज परचेज फॉर डायरेक्ट यूज इन अ जॉब, व्हेन स्पेशल मटेरियल इज परचेज डायरेक्ट यूज इन जॉब, ब्लैंक अकाउंट इज डेबिटेड द इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। ये जो क्वेश्चन है वो आपका इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो इन्होंने बोला है कि अगर आप कोई मटेरियल परचेज करते हो डायरेक्ट यूज करने के लिए किसी जॉब को, तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में डेबिट क्या करते हो, वहाँ पे क्या डेबिट करते हो वही आपसे पूछा है, वहाँ पे क्या डेबिट करते हो वही आपसे पूछा है। तो वहाँ पे अपन WIP कंट्रोल अकाउंट करते हैं। तो अपन एंट्री क्या करते हैं इस चीज़ के लिए, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ऐसा अपन एंट्री करते हैं। ये किस में एंट्री की है, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेबिट किसको किया आपने, WIP कंट्रोल अकाउंट को। तो WIP कंट्रोल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। लास्ट, WED एनालिसिस इज primarily used for control of indicate type of material। वेड एनालिसिस, जिसको विटाल बोलते हैं, वटाल, असेंशियल, असेंशियल, और लास्ट में आपका डिजायरेबल। तो दोस्तों ये मटेरियल कंट्रोल करने की टेक्निक्स है, मटेरियल कंट्रोल करने की टेक्निक्स है। जैसे अपन ने देखा था ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल, राइट, और भी कही था FSND क्लासिफिकेशन, राइट। वैसे ही WED वेड एनालिसिस पे अपन देखते हैं। वेड का मतलब विटाल, एसेंशियल और डिजायरेबल। ये किसको कंट्रोल करता है, ये स्पेयर्स पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक है। कंपोनेंट्स या फिर स्पेयर्स पार्ट्स को कंट्रोल करने की जो टेक्निक है, जो मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड वेड एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या जाएगा, कंपोनेंट या फिर स्पेयर्स पार्ट्स, कंपोनेंट या फिर स्पेयर्स पार्ट्स, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसके बेस पे अपन जो कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेड एनालिसिस, वर्टाल, एसेंशियल और कंट्रोलेबल। तो गाइज ये आपके क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे पार्ट A के सारे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप रिवाइज करके जाते हो, पास्ट पेपर को एक बार देख के जाते हो तो बहुत आपके हेल्पफुल होता है। कहीं न कहीं इसी से रिलेटेड भी आपके कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं आते तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, और आपकी क्लैरिटी भी आती है। ठीक है,
सो थैंक यू सो मच। और भी ये सीरीज चलती रहेगी, और भी ईयर के हमारे पेपर कंटिन्यू सॉल्व होते रहते, तो आप इसके लिए हमारे सब्सक्राइब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट के हम ये पेपर लेके आ रहे हैं, वो इन चाहे टैक्स का हो, चाहे आपका कोस्टिंग का हो, चाहे फाउंडेशन स्टैटिक का हो, फाइनल का हो, सारी सब्जेक्ट का सारी स्टेज का हमारे पेपर सॉल्व होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके नियर बाई है, राइट। आपके एग्ज़ाम्स के भी ज़्यादा दिन नहीं रहे, तो आप इनको ज़रूर सॉल्व करेगा। ठीक है, सो थैंक यू।